देखिए, कक्षा 12 की आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि वायुमंडल से उत्कृष्ट गैसों का पृथक्करण। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि उत्कृष्ट गैसें होती कौन सी हैं। पीरियोडिक टेबल के अंदर राइट साइड में, सबसे राइट साइड में एक परिवार आता है जिसमें हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडोन आदि तत्व आते हैं। वो पूरा का पूरा परिवार अक्रिय परिवार या उत्कृष्ट गैसें कहलाता है। अब बात यह आती है कि इस पूरे के पूरे 118 तत्वों में से अक्रिय गैसों को कैसे अलग किया जाए। अब अक्रिय गैसों को अलग करने के लिए मैं आप लोगों को बता देता हूं थोड़ा सा इंडिकेट करके कि वायुमंडल होता है। वायुमंडल में नाइट्रोजन होती है, ऑक्सीजन होती है, अन्य और भी गैसें होती हैं और अक्रिय गैसें होती हैं। क्या होती हैं? अक्रिय गैसें। नाइट्रोजन का जो है वो 78%, ऑक्सीजन का 21% होता है। इनका भी कुछ ना कुछ परसेंटेज होता ही होगा, थोड़ा बहुत पॉइंटों में भी होता हो चाहे, लेकिन 1% इनका भी होता है। ये कंफर्म वैल्यू होती हैं ये। तो हमारे सामने क्वेश्चन ये आता है कि अक्रिय गैसों का जो 1% है इसको अलग कैसे करेंगे। ठीक है, इस वायुमंडल में से अक्रिय गैसें हमें अलग करनी है। कैसे करी जाएंगी अक्रिय गैसें अलग, ये बात हमें सीखनी है। अब देखिए, ये वायुमंडल है समझो, इसमें से नाइट्रोजन को अलग करो, यानी कि किसी के साथ में नाइट्रोजन की क्रिया कराओ तो नाइट्रोजन खत्म होकर अलग चला जाएगा, कुछ और तत्व बना लेगा, कुछ और यौगिक बना लेगा। तो नाइट्रोजन ने क्रिया कर ली तो नाइट्रोजन खत्म हो गया इसमें से। फिर ऑक्सीजन की क्रिया करा दो, ऑक्सीजन खत्म होगी। अन्य गैसों की क्रिया करा दो, अन्य गैसें क्रिया की, रहेगा क्या? बचेगा क्या? अक्रिय गैसों का मिश्रण बचेगा और इन अक्रिय गैसों को ही हमें प्राप्त करना होगा। ठीक है जी, यही हमारा क्वेश्चन है। क्लियर? सबसे पहले हमें क्वेश्चन को समझना होगा। अब देखिए हम क्या करेंगे। वायु से उत्कृष्ट गैसों का पृथक्करण क्या कहेंगे? वायु में उत्कृष्ट गैसों को पृथक करने की रासायनिक विधियां कहेंगे। इस विधि में वायु से धूल के कणों जैसे CO2, N2, जलवाष्प आदि को रासायनिक विधि से अलग करके उत्कृष्ट गैसों का मिश्रण प्राप्त कर लेते हैं। इस कार्य को निम्न विधियों द्वारा करते हैं। कैसे कैसे? नंबर 1 बात हमारी आती है कैसे कैसे पृथक करते हैं। देखिए, विधियां हैं हर चीज की। सबसे पहले रेले तथा रैमजे की प्रथम विधि के द्वारा पृथक करते हैं। रेले तथा रैमजे की द्वितीय विधि से पृथक करते हैं। फिशर तथा रिंग की विधि द्वारा भी हम अक्रिय गैसों को प्राप्त कर लेते हैं। क्लियर होगी बात? अब देखो भाई बात, यहां क्या करेंगे? रेले तथा रैमजे की प्रथम विधि पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बेटे? रेले तथा रैमजे की प्रथम विधि। इस चीज को ध्यान से देखना है हमें। ठीक है, देखो, इन्होंने वायु में उपस्थित उत्कृष्ट गैसों को अन्य गैसों को निम्न प्रकार से अलग किया। कैसे अलग किया? नंबर 1, वायु को सोडा लाइम पर प्रवाहित करने पर इससे CO2 अलग हो जाती है। मतलब वायु की क्रिया करा दी सोडा लाइम के साथ, तो वायु के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड थी वो सोडा लाइम से क्रिया करके CO2 को लेकर अलग हो जाएगी, खत्म होगी CO2 तो वातावरण में से। फिर दूसरा, P2O5 पर प्रवाहित करने पर जलवाष्प अलग हो गई। इसके अंदर जो जल था, वायुमंडल के अंदर जो जल की मात्रा थी वो भी अलग हो गई। तो यानी कि CO2 निकल गया, जल निकल गया। अब बचा क्या? ऑक्सीजन बचा। ऑक्सीजन भी तो है ना। फिर रक्त तप्त कॉपर पर प्रवाहित करने पर O2 अलग हो गई, तो कॉपर से क्रिया करा दी, ऑक्सीजन अलग निकल गया, ऑक्सीजन की भी खत्म हो गई बात। फिर गर्म मैग्नीशियम पर प्रवाहित करने पर N2 अलग हो जाती है। अगर गर्म मैग्नीशियम पे हमने क्रिया कराई तो नाइट्रोजन भी अलग हो गई। अब नाइट्रोजन अलग होने के पश्चात वायुमंडल में क्या रह गया भाई? ये थी नाइट्रोजन अलग होगी, ऑक्सीजन अलग होगी। अन्य में हमने कहा आपको जलवाष्प और क्या? CO2, यही तो है अन्य में, ये भी अलग हो गई। अब क्या बच गया? खाली अक्रिय गैसें बच गई। तो हम क्या कहेंगे
कि इस प्रकार उत्कृष्ट गैसों का मिश्रण प्राप्त हो जाता है। क्या प्राप्त हो जाता है? इस प्रकार उत्कृष्ट गैसों का मिश्रण प्राप्त हो जाता है। बताओ बेटे, इतनी बात समझ में आई क्या? अब देखिए, इन रिएक्शंस को हम पॉइंटों के अनुसार करते जाते हैं। सबसे पहले पॉइंट हमने कहा रेले और रैमजे की प्रथम विधि जो अभी पढ़ाई है उसको समझ लीजिए। अब क्या कहा कि वायु सोडा लाइम पर प्रवाहित करने पर इसमें से CO2 अलग हो जाएगी, मतलब 2NaOH प्लस CO2 इज इक्वल टू CO2 को अलग कर देंगे हम। CO2 को अलग कर देंगे तो क्या बनेगा? देखो NaOH NaOH, इससे में से CO2 को अलग हमने निकालना है, तो CO2 की क्रिया करनी ही पड़ेगी किसी ना किसी के साथ में। जब CO2 का यूज होगा तभी तो CO2 खत्म होगी एटमॉस्फेयर में से, नहीं तो वो तो जो कि तो बनी रहेगी उसकी उपस्थिति। तो हमने क्या करना है, यहां से देखिए H2O निकाल देना है। क्या निकाल देना है? H2O प्लस बचा क्या हमारा? Na के 2 ऑक्सीजन का 1, तो मैंने क्या किया Na2, वो जो ऑक्सीजन का 1 बचा हुआ है ये ऑक्सीजन को दे, यहाँ CO2 को दे दो, क्या बन गया? CO3, मतलब Na2CO3 अलग हो गया। अब इसके बाद P2O5 पर प्रवाहित करने पर O2 अलग हो जाती है। यदि हम क्या करते हैं, दूसरी रिएक्शन है P2O5 प्लस क्या करने पर भाई? प्रवाहित करने पर जलवाष्प अलग हो जाएगी, मतलब जलवाष्प के साथ में क्रिया करेंगे P2O5 की 3H2O इज इक्वल टू, देखो क्या बनता है भाई? हाइड्रोजन के कितने हैं बेटे? 3 दूनी 6, फास्फोरस के 2, ऑक्सीजन के 5 और 3 8, इसलिए 2 कॉमन ले लेते हैं 2H3, 6 थे ना, 3 दूनी 6, 2 तिया 6, फास्फोरस के 2 ही कम 2, ऑक्सीजन के 8 हैं तो 2 चौक 8, तो H3PO4 अलग हो गया। क्या अलग निकल गई? जलवाष्प भी अलग निकल गई, कार्बन डाइऑक्साइड भी अलग निकल गई, 2 चीजें अलग होगी भाई। अब थर्ड पॉइंट पर देखेंगे, ध्यान दे करके, रक्त तप्त कॉपर पर प्रवाहित करने पर O2 भी अलग हो जाती है, मतलब 2Cu प्लस O2 इज इक्वल टू 2 इसके 2 कॉमन ले लो 2CuO। क्या बन जाएगा बेटा? 2CuO। तो क्या होगा? ऑक्सीजन भी अलग हो गई, ऑक्सीजन ये भी अलग हो गई भाई क्रिया करके। इसके बाद क्या बचता है? गरम मैग्नीशियम पर प्रवाहित करने पर N2 अलग हो जाती है। गरम मैग्नीशियम पर नंबर 4 पॉइंट है, क्या है? Mg गरम है प्लस क्या? N2 इज इक्वल टू क्या बनेगा? Mg3N2, मतलब मैग्नीशियम के नाइट्राइड बन गए। तो अब CO2 अलग, जलवाष्प अलग, ऑक्सीजन अलग, नाइट्रोजन अलग, नाइट्रोजन भी तो निकल गई, नाइट्रोजन भी अलग। फिर क्या करेंगे? रह गई क्या खाली? अक्रिय गैस शेष रह गई। और अक्रिय गैसों को क्या बोलते हैं? ये हमारी उत्कृष्ट गैसें शेष रह गई। ठीक है जी, कोई दिक्कत है क्या? चलिए, फर्स्ट विधि रेले रैमजे की समझ में आ गई। अब इसके बाद आगे चलते हैं अपने पॉइंट को लेकर के। चलिए समझते हैं इसको भी। अब देखिए, हम लोगों ने प्रयास किया, रिस्क लिया कि भाई लॉकडाउन के अंदर पढ़ाने की अनुमति है नहीं, लेकिन हम लोग और हमारे आचार्य लोग फिर भी प्रयासरत रहे, लगे रहे, बच्चों को नुकसान से बचाते रहे कि भाई बच्चों का नुकसान ना हो पढ़ाई का। उनको धीरे धीरे हम बुलाते रहे, स्कूल में बुलाते रहे, लेकिन कल हमारी उठा के किसी ने शिकायत कर दी। शिकायत क्या कर दी कि जी वो तो लॉकडाउन में भी पढ़ा रहे, वहाँ तो क्लास चल रही है, बच्चे बैठे हैं, जाकर देख लो। आकर चेकिंग हुई, चेकिंग करके देखा कि वहाँ तो वाकई पढ़ा रहे भाई, बच्चे हमारे पढ़ रहे थे। हमने कहा कोई बात नहीं, डरने की बात नहीं है, चिंता मत करो, सब कोई नहीं कोई यहीं कहीं निकल जाएगा। तो हमें पता भी चल गया किसने शिकायत करी थी, किसने नहीं करी थी। पर एक बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि जो कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के रास्ते में खड्डा खोदता है
वो खुद ही उस खड्डे में गिर जाता है। परमात्मा उसको ऐसी दवाई की पुड़िया बांध कर देता है कि वो पानी भी नहीं मांगता। क्योंकि बच्चों की पढ़ाई के मामले में रुकावट और बाधा उत्पन्न करने वाले लोग कभी सही सोच नहीं सकते, सकारात्मक सोच बना नहीं सकते। वो इस दुनिया पर कलंक हैं, इस अक्षेत्र पर भी कलंक हैं। क्योंकि हमारे यहाँ हम अपने बच्चों के लिए पढ़ाई की विशेष व्यवस्था करके चल रहे हैं, ठीक है ना। तो ऐसा करना गलत है, पर कोई बात नहीं, हम तो ऑनलाइन पढ़ा देंगे। हमारा तो ऑनलाइन पहले भी चल रहा था, हम बच्चों को पढ़ा रहे थे तब भी ऑनलाइन ही बना रहे थे। लेकिन कुछ लोग उसे गलत दिशा में लगते हैं, सोचते हैं, सोचने लगते भी हैं। ठीक, क्यों उनको मिर्ची लगती है? मिर्ची इसलिए लगती है क्योंकि उनकी खुद की पढ़ाई तो हो नहीं रही, खुद तो वो करते नहीं कुछ भी, ठीक है ना। और वो सोचते हैं कि इनका कार्य अच्छा क्यों चल रहा है, इसलिए वो जलते हैं, इसलिए वो ऐसे काम कर देते हैं। पर चलो खैर कोई बात नहीं, तरक्की करने के लिए सदैव ध्यान रखना आलोचक होने बहुत जरूरी हैं। आलोचक होंगे तभी जाकर कोई काम अच्छा हो पाएगा, ठीक है। चलिए हम उनको और जलाने का काम करते हैं, इसीलिए अपनी अच्छी सी और बेहतरीन सी वीडियो तैयार करते हैं अपने प्यारे प्यारे बच्चों के लिए, भैया बहनों के लिए। हम कहते हैं कि रैले तथा रैमजे की द्वितीय विधि भी पढ़ो। क्या जी? रैले तथा रैमजे की द्वितीय विधि भी पढ़ो। हम क्या कहेंगे, इसमें 50 लीटर का एक, जैसे आपने देखा होगा जैसे बल्ब नहीं होता बिजली का, विद्युत बल्ब बोलते हैं जिसको, ऐसा एक बल्ब लेते हैं, एक कांच के बल्ब में जिसमें प्लेटिनम के 2 इलेक्ट्रोड लगे रहते हैं। जैसे बल्ब के अंदर 2 तार नहीं रहते हैं, ऐसे ही उसमें क्या लगे रहते हैं? प्लेटिनम के 2 तार। CO2 सहित वायु तथा O2 के मिश्रण को 9:11 में लेकर विद्युत विसर्जन कराया जाता है। इसमें 6000 से 8000 वोल्ट की धारा प्रवाहित की जाती है। विद्युत विसर्जन के कारण नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनने लगते हैं, जिनको NaOH में प्रवाहित करके अलग कर लेते हैं। भाई NaOH में प्रवाहित करेंगे तो CO2 को अलग कर लेंगे। अभी हमने लास्ट वीडियो में भी ऐसे ही किया था। लास्ट पॉइंट जो हमारा गया है, शेष ऑक्सीजन रह जाएगी, उसको अक्सारिया पायलोगैलोल में घोल करके अलग कर लेंगे। हमारे पास क्या बचेगा? अकीरिय गैसों का मिश्रण बचेगा। समझ में आ गई बात? रिएक्शंस हैं, ये रिएक्शंस में तुम्हें समझा देता हूं। देखिए अभी ध्यान पूर्वक देखेंगे हम रिएक्शंस को। क्या बातें बताई गई कि भाई, क्या बताई गई भाई बातें? नाइट्रोजन है N2 O2 के साथ रिएक्शन कराओ, क्या बन जाएगा? 2NO, नाइट्रोजन अलग होगी। अब 2NO प्लस, फिर थोड़ी होती ऑक्सीजन अगर रह जाती है उसकी फिर ऑक्सीजन से क्रिया करा दो 2NO की, नाइट्रिक ऑक्साइड की, क्या बन जाएगा बेटे? 2NO2। क्लियर होगी बेटा बात? अब 2NO2 बना, इसको उठाओ, 2NO2 प्लस 2NaOH, इसके साथ रिएक्शन करा दो बेटे, क्या बनेगा? देखो ध्यान से समझना भाई, ये NaOH 2 है हमारे पास। कितने? 2। मैं इसको ऐसे तोड़ता हूं। और NO2 के भी हमारे पास 2 हैं, NO2 और NO2। क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं है। इस H2O में से एक ऑक्सीजन इस NO2 को हम दे देते हैं, हमारे पास क्या बन गया? NO3 बन गया। तो भाई एक ऑक्सीजन यहां से आ गया। तो हमने क्या करना है, एक Na तो यहां लिखो, ये राजी Na, दूसरे वाला Na प्लस करके यहां लिखो, ये राजी Na। आपने H2O में से एक ऑक्सीजन इसको दिया, NO2 के 2 थे ना बेटे, तो ये क्या होगा? NO3, ये लिख दो NO3। एक क्या बचा आपके पास? NO2। क्लियर हो रही ना बात? यहाँ क्या बच गया बेटा? ये तो ऑक्सीजन चला गया, H के 2 ऑक्सीजन का एक नहीं बच गया, तो प्लस H2O। बताओ इतनी बात समझ में आई क्या? ठीक है। अब बची ऑक्सीजन, क्या बची? ऑक्सीजन। हम क्या करेंगे? O2 प्लस, अभी कहा था, पायरो गैलोल इज इक्वल टू क्या भाई? विलियन बन जाएगा। ये इसमें घुल जाएगी, क्या हो जाएगी? घुल जाएगी। एक लिक्विड होता है, ये लिक्विड विलियन होता है, इसके अंदर ये घुल जाएगी तो विलियन बना लेंगी। तो मतलब ऑक्सीजन का यूज हो गया। अब रह गया क्या? क्या रह गया? उत्कृष्ट गैस, ये शेष रह गई, खत्म हो गई ये सेकंड विधि भी। क्लियर होगी बात? या हुई नहीं? अब आते हैं फिशर तथा रिंग की विधि।
किसकी? फिशर तथा रिंग की विधि। 88 पेज नंबर है बेटे पीडीएफ का, ध्यान करेंगे सभी भैया बहन, ठीक है। अभी इसको थोड़ा सा मैं छोटा कर लेता हूँ, देखो अब ध्यान से भैया जी, पकड़ो इसको छुटके, पेज पलटो, देखिए फिशर तथा रिंग की विधि देखेंगे। फिशर तथा रिंग की विधि इंपॉर्टेंट चैप्टर चल रहा है। अब देखो बेटा, फिशर और रिंग क्या थे? हैं? फिशर और रिंग कौन थे? वैज्ञानिक थे भाई। इन्होंने क्या किया? उत्कृष्ट गैसों का मिश्रण प्राप्त करने की आधुनिक विधि बनाई। क्या? आधुनिक विधि, जो कि फिशर और रिंग के नाम से जानी जाती है। हम क्या कहेंगे? लोहे के रिटार्ट में, किसमें? लोहे के रिटार्ट में, लोहा है बेटे, लोहे के रिटार्ट में कैल्शियम कार्बाइड तथा कैल्शियम क्लोराइड को 9:1 में लेकर 1573 केल्विन पर वायु प्रवाहित करते हैं। यहाँ पर निम्नलिखित अभिक्रियाएं होती हैं। तो उन अभिक्रियाओं को हम समझेंगे भाई, क्या क्या होता है। देखो पहले मैं तुम्हें ऐसे ही ओपनली समझा देता हूँ, मौखिक। CaC2 + N2 = CaCN2 प्लस कार्बन अलग निकल गया, कैल्शियम साइनामाइड बन गया। अब हमने कार्बन को ऑक्सीजन की क्रिया कराई, 2CO बन गई। 2CO की क्रिया O2 से कराई, 2CO2 बन गया। अभी करी थी रिएक्शन। कैल्शियम कार्बाइड की 3CO2 से क्रिया कराई तो क्या बन गया? 2CaCO3 + 5 कार्बन के अलग निकल गए। फिर क्या कहेंगे? ध्यान से समझना, रिएक्शन दोबारा फिर समझाऊंगा भाई। इस प्रकार वायु से नाइट्रोजन अलग हो जाती है। वायु से क्या हो जाती है? नाइट्रोजन अलग हो जाती है तथा ऑक्सीजन कार्बन मोनोऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाती है। कार्बन मोनोऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड को निम्न प्रक्रिया द्वारा अलग कर दिया जाता है। भाई CuO की क्रिया CO से कराई, एक ऑक्सीजन इस पर चला गया, CO2 हो गया, यहाँ बचा कॉपर। फिर CO2 की क्रिया, ये जो CO2 बना है 2KOH से कराई, क्या बनेगा? K2CO3 + H2O। इस प्रकार से हमें क्या प्राप्त हुआ भाई? CO2 हमारी यूज होगी, CO भी यूज होगी। हम क्या कहेंगे? इस प्रकार प्राप्त गैसीय मिश्रण को सांद्र H2SO4 या P2O5 पर प्रवाहित करके जलवाष्प को दूर करके उत्कृष्ट गैसों का मिश्रण प्राप्त होता है। काहे का मिश्रण प्राप्त होता है? बताओ। उत्कृष्ट गैसों का मिश्रण प्राप्त होता है। चलिए रिएक्शन समझाते हैं। इसी कड़ी में हम रिएक्शन समझेंगे, सभी भैया जी ध्यान देंगे। देखो क्या कहा। सबसे पहले हमने कहा था भाई, फिशर तथा रिंग की विधि में हमने कहा था कि उत्कृष्ट गैसों का मिश्रण प्राप्त करने की आधुनिक विधि है ये। लोहे का एक रिटार्ट लेंगे, इसमें कैल्शियम कार्बाइड और कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम कार्बाइड क्या होता है? CaC2+। अब देखो ये लेकर के 9:1 में लेकर के 1573 केल्विन पे क्रिया कराएंगे वायु प्रवाहित करके, ठीक है। यहाँ पर कौन कौन सी क्रिया होती है उसे ध्यान रखना। वायु में से जो नाइट्रोजन होती है, नाइट्रोजन उसके साथ ये क्रिया करता है तो क्या करेगा? = मैंने पहले भी रिएक्शन ये कराई थी, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। बच्चे क्या करते हैं? CaCN का होल ट्वाइस कर देते हैं, लेकिन वो गलत है। हमें ध्यान रखना चाहिए कि जब कैल्शियम कार्बाइड नाइट्रोजन से क्रिया करता है तो CaC प्लस एक C अलग निकाल दो, 2 थे ना कार्बन, एक अलग निकाल दो, N2 क्या बन गया? कैल्शियम साइनामाइड। कैल्शियम साइनामाइड, ठीक है। अब देखिए, अब ध्यान से देखेंगे हम क्या करेंगे। कार्बन के बचेंगे 2 कार्बन प्लस O2 = कितने? 2 कॉमन ले लूं, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया। फिर आपने क्या किया? 2CO प्लस O2 = 2 कितने हो गए? 4, 2CO2। क्लियर होगी भाई बात? अब देखो ये जी 2CO2 बन गया। अब 2CaC2 प्लस 3CO2 = अब देखो 2CaC2 है और यहाँ पर क्या है? 3CO2 है। मैं क्या करूं? 3 दूनी 6। अब मैं एक काम कर सकता हूं, यहाँ से 2 दूनी 4, यानी कि 2CaC। अब बेटे एक बात ध्यान रखना, कार्बन के 2 निकल गए यहाँ से, क्योंकि 2 दूनी 4 में से 2 ही कम 2 आए हैं। 2 तो कार्बन के आ गई,
और 3 निगम 3 कार्बन के हो गए। ये कितने हो गए? 5 हो गए कार्बन के, प्लस 5 कार्बन, इन्हें तो अलग निकाल दो। यहाँ 3 दूनी और 2 तिया 6। क्लियर होगी बात? कोई दिक्कत तो नहीं है। ये बन जाएगा हमारा कैल्शियम कार्बोनेट और कार्बन अलग निकल जाएगा। फिर हमने कहा इस प्रकार वायु से नाइट्रोजन अलग हो जाती है तथा ऑक्सीजन CO तथा CO2 में बदल जाती है। CO तथा CO2 को निम्न प्रक्रिया द्वारा अलग कर दिया जाता है। कौन सी है वो प्रक्रिया? देखो ध्यान से भाई बेटे, CuO प्लस CO इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? देखो एक ऑप्शन इस पे चला गया, यहाँ क्या बन गया? Cu प्लस CO2। अब CO2 प्लस 2KOH इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ? H2O निकाल दूं? जैसे आपको अगर इस तरह दे दे तो आपको उसको खोल लेना चाहिए, ओपन कर लेना चाहिए। 2KOH को, एक KOH ये, एक KOH ये, इसमें से H2O निकल गया आपका। क्या निकल गया? H2O निकल गया भाई। बचा क्या? K2C ऑक्सीजन के 2 और 1 CO3। ठीक है, इस तरह प्राप्त कर लेंगे। फिर हम कहेंगे इस प्रकार प्राप्त गैसीय मिश्रण को सांद्र H2SO4 या P2O5 पर प्रवाहित करके जलवाष्प को दूर करके उत्कृष्ट गैसों का मिश्रण दूर कर दिया जाता है। भाई H2SO4 या P2O5 कहीं का काम करते हैं? ये जल अवशोषक का काम करते हैं। कहीं का? जल अवशोषक का। तो बेटे जल को सोख करके जलवाष्प को दूर कर लेते हैं ये, आगे समझ में, और खाली रह जाता है हमारे पास क्या? उत्कृष्ट गैस, ये रह जाती है। अब देखो उत्कृष्ट गैसों का पृथक्करण पढ़ेंगे हम। क्या पढ़ेंगे? उत्कृष्ट गैसों का पृथक्करण। देखो बेटे ध्यान से, इस प्रकार प्राप्त उत्कृष्ट गैसों के मिश्रण से उत्कृष्ट गैसों को डीवार विधि द्वारा अलग करते हैं। क्या करते हैं? डीवार विधि के द्वारा अलग करते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है? अब देखो एक बात नहीं समझ में आती हमारी कि जो शिकायत वगैरह करने वाले लोग होते हैं, ये लोग कमजोर होते हैं बहुत, अपने आप में खोखले होते हैं। ये क्या होते हैं? खोखले, कमजोर होते हैं। क्यों? इनको पता हो कि सामने से अगर तुम कुछ करोगे तो बैठ देसी थप्पड़ भी लग सके, तो ये क्या करें? ये पीछे से वार करते हैं। ये लोग इस तरीके के जो होते हैं, और ये क्या करते हैं? ये लोग कहीं ना कहीं हमारे बच्चों को, जो हमारे बच्चे हैं हमारे पास पढ़ रहे हैं, उनको भी पथभ्रष्ट करने का पूरा काम करते हैं, जिससे कि हमारे बच्चे पथभ्रष्ट हो जाएं, अपने रास्ते से विमुख हो जाएं। ठीक है, परंतु हमारे बच्चे सारे अच्छे हैं बहुत, और मैं सारे के सारे इस बात को भली भांति पहचान भी रहे होंगे, महसूस भी कर रहे होंगे, क्योंकि पहले भी ऐसी घटनाएं होती रही, बार बार करते रहे लोग बाग, हमें पीछे हटाने का प्रयास करते रहे, पीछे ये कि भाई किसी तरह ही छोड़ के चले जाएं, ठप हो जाए, इस तरीके का प्रयास करते। चलिए खैर हम आगे बढ़ते हैं। अभी तो इन लोगों को अपना कार्य करने दो, जो शिकायत करता है वो अपना काम करते रहेंगे और हम अपने बच्चों को पढ़ाते रहेंगे, क्योंकि पढ़ाना कोई भी किसी भी तरीके का पाप नहीं है, शिक्षा देना। इसलिए हम शिक्षक हैं तो हमें तो बच्चों को अपने शिक्षा ही देनी है, और वो भी अच्छी शिक्षा देनी है। अपने बच्चों को अच्छे तरीके से लेकर के चलना है, प्रत्येक बच्चे पर ध्यान देना है, ठीक है ना। और हमारे बच्चों पर इन चीज़ों का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, इस चीज़ का भी हमें भली भांति पता है, क्योंकि हमारे बच्चे कठिन परिश्रमी हैं। अब देखिए मेहनत भी करेंगे वो। देखो दीवार की चारकोल अधिशोषण की विधि, क्या? दीवार नामक वैज्ञानिक की चारकोल अधिशोषण की विधि, इसको कोकोनट चारकोल बोलते हैं। क्या? कोकोनट चारकोल, यानी कि नारियल का चारकोल। देखो इस सिद्धांत पर आधारित है। कौन? यह इस सिद्धांत पर आधारित है। कौन? कि नारियल का कोयला का विभिन्न ताप पर विभिन्न उत्कृष्ट गैसों को अधिशोषित करता है। अलग अलग जैसे जैसे टेम्परेचर होगा वो अलग अलग गैसों को अधिशोषित करेगा। नारियल के कोयले की दोहरी परत का बल्ब में रखते हैं। काय में रखते हैं भाई? बल्ब में रखते हैं। इस बल्ब को जल शीतलक द्वारा आवश्यक ताप तक ठंडा करते हैं। कहाँ तक?
आवश्यक टेम्परेचर तक हम इसको ठंडा करते हैं। इस प्रकार एक निश्चित ताप पर ठंडा करने पर उत्कृष्ट गैसें उसमें अधिशोषित हो जाती हैं, जिनको अलग अलग कर लेते हैं। जिनको क्या कर लेते हैं हम? अलग। अब देखिए क्या क्या करते हैं, कैसे अलग करते हैं भाई। यहाँ देखो, उत्कृष्ट गैसों के सामान्य गुणधर्म, भौतिक गुण क्या क्या हैं उत्कृष्ट गैसों के, अक्रिय गैसों के भौतिक गुण कौन कौन से हैं कि ये रंगहीन होती है, गंधहीन होती है, स्वादहीन होती है और अज्वलनशील गैस होती है। कैसी होती है? अज्वलनशील गैस होती है। ये गैसें जल में अल्प विलेय होती है, मतलब आधी मात्रा में ये घुलती हैं, तथा अणुभार बढ़ने के साथ साथ जल में विलेयता भी इनकी बढ़ती जाती है। उत्कृष्ट गैसों के अणुओं के मध्य क्षीण वंडर वाल्स बल होते हैं। क्या होते हैं? क्षीण वंडर वाल्स बल होते हैं, जिसके कारण इनके क्वथनांक व गलनांक बहुत ही कम होते हैं। क्या होते हैं भाई? बहुत ही कम होते हैं। अब देखो, एक परमाणु होने के कारण इनके अणुभार तथा परमाणु भार समान होते हैं। भाई एक परमाणु होने के कारण इनके जो अणुभार होंगे और परमाणु भार होंगे वो भी क्या होंगे? एक समान होंगे। बताओ समझ में आई क्या बात? कोई दिक्कत तो नहीं है? अब देखो, गलनांक तथा क्वथनांक, गलनांक और क्वथनांक में हम क्या कहेंगे? देखो, क्षीण वंडर वाल्स बल की उपस्थिति होने के कारण इनके गलनांक तथा क्वथनांक अपेक्षाकृत कम होते हैं। जो गलनांक और क्वथनांक होते हैं वो अपेक्षाकृत क्या होते हैं? कम होते हैं इनके। अब देखो, परमाणु त्रिज्याएं, क्या भाई? परमाणु त्रिज्याएं किसकी? ये अक्रिय गैस तत्वों की। देखो, अपने आवर्त में उत्कृष्ट गैसों की त्रिज्याएं सबसे अधिक होती हैं। क्यों? सबसे राइट साइड में होती हैं भाई, ठीक है, इसलिए इनकी त्रिज्या भी क्या होती है? सबसे अधिक होती है। उत्कृष्ट गैसें सहसंयोजक बंध नहीं बनाती, इसी कारण इनकी सहसंयोजक त्रिज्याएं भी नहीं होती। सहसंयोजक त्रिज्या किसकी होगी? जो परमाणु सहसंयोजक बंध बनाएगा। समझ में आ गई बात? उत्कृष्ट गैसों की परमाणु त्रिज्याएं वंडर वाल्स त्रिज्याएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? वंडर वाल्स त्रिज्याएं कहलाती हैं। तथा वंडर वाल्स त्रिज्या का मान सदैव सहसंयोजक त्रिज्याओं के मान से बड़ा होता है, क्योंकि लूजली अटैच्ड होता है। इसमें ये जो बॉन्ड होता है वंडर वाल्स बल, ये थोड़े कमजोर प्रकार के बंद होते हैं, इसलिए ढीले ढाले से जुड़े रहते हैं, इसलिए इनका सदैव मान जो होता है वो सहसंयोजक त्रिज्याओं के मान से भी बड़ा होता है। अब देखो, अधात्विक गुण, अधात्विक गुण मतलब धातु हैं, ये धातु हैं, आपको पता है ये सारी गैसें हैं। और ये वो जो तिरछी लाइन आ रही है पीरियोडिक टेबल में, ये वाली उससे ऊपर आ रही है सारी, तो उससे ऊपर के सारे क्या है? अधातु। इसलिए हमने कह दिया ये सभी गैसें अधातु हैं। क्लियर होगी जी बात? अब देखो, इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होती है? बताओ क्या होती है इलेक्ट्रॉन बंधुता? उत्कृष्ट गैसों में अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, जिसके कारण इनकी इलेक्ट्रॉन बंधुता शून्य होती है। क्या होती है? शून्य। क्यों? क्योंकि बाहर से इलेक्ट्रॉन डालना परमाणु के अंदर कठिन होगा। आगे समझ में? डल नहीं पाने का। क्यों नहीं डल पाने का? क्योंकि इनकी कक्षा पूर्ण भरी हुई है। कैसी? पूर्ण भरी हुई है, इसलिए इनकी इलेक्ट्रॉन बंधुता कैसी होगी बेटे? शून्य। अब आप आगे देखो, आयनन ऊर्जा, आयनन ऊर्जा में क्या कहेंगे? उत्कृष्ट गैसों की आयनन ऊर्जा का मान अधिकतम होता है। क्या होता है? आयनन ऊर्जा का मान अधिकतम। क्यों? क्योंकि आयनन ऊर्जा किसको कहते हैं? इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जितनी ऊर्जा देनी पड़ती है, क्योंकि इनका तो अस्थाई है। अब अस्थाई है तो मतलब स्टेबल है, स्टेबल है तो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। समझ गए? क्योंकि अस्थाई इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के कारण इनसे इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं निकाला जा सकता। इलेक्ट्रॉन को हम आसानी से निकाल नहीं सकते इसमें से, ठीक है नहीं? अब बात करते हैं किसकी? रासायनिक गुण की। तो रासायनिक गुण की बात में हम क्या कहते हैं? इनकी बाह्य कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। अष्टक नियम के आधार पर यह अस्थाई विन्यास है इनका। कैसा? अस्थाई विन्यास है। क्यों है? क्योंकि इनका बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, हीलियम को छोड़कर। पहले भी हमने ये बात पढ़ी थी कि हीलियम को छोड़कर बाकी सभी जितने भी तत्व हैं, बताओ पढ़ी थी ये बात या नहीं पढ़ी थी? उन सब के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8। कहो हाँ जी, पढ़ी थी ये बात। पढ़ी थी या नहीं पढ़ी थी? बोलो हाँ जी, पढ़ी थी ये बात। समझ में आ गई बात? अब देखो, इसे अस्थाई विन्यास के कारण इनमें इलेक्ट्रॉन लेने या देने की अक्षमता नहीं होती। भाई अस्थाई विन्यास है इनका, इनके बाह्यतम कोश में तो ना तो इलेक्ट्रॉन डाला जा सकता, ना इलेक्ट्रॉन निकाला जा सकता, ठीक है नहीं? अब बात समझ में आई? अब आगे देखिए नेक्स्ट, इन पर खत्म हो गया बस ये टॉपिक आपका।
इन पर ऑक्सीकारकों तथा अपचायकों की भी कोई क्रिया नहीं होती। किसकी? ऑक्सीकारकों की और अपचायकों की कोई क्रिया इनमें नहीं होती है। जल, वायु, अम्लों तथा अक्षारों से भी इनकी कोई क्रिया नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि ये अक्रियाएं हैं। मैं बार बार इस बात को दोहरा रहा हूँ, क्योंकि ये अक्रियाएं हैं बेटे। जीनोन ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके ऑक्साइड बनाते हैं। जीनोन क्या करते हैं? ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके ऑक्साइड बनाते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है। जैसे XeO3। जीनोन के फ्लोराइड्स क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। कैसे होते हैं? क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब हम क्या पढ़ेंगे? उपयोग पढ़ेंगे। उपयोग पढ़ते हैं पहले हीलियम का। सबसे पहले हीलियम गैस आती है ना ऊपर, हम कहें हाइड्रोजन के पश्चात यह सबसे हल्की गैस है, दूसरे नंबर पर आती है। हाइड्रोजन तथा हीलियम के मिश्रण को 85% हीलियम और 15% हाइड्रोजन को मिला करके गुब्बारों में और वायुयानों के टायरों में भरा जाता है। ठीक है नहीं? दूसरा कहा, हीलियम तथा O2 का मिश्रण गोताखोरों द्वारा सांस लेने में भी प्रयुक्त किया जाता है। सांस लेने में इसको प्रयुक्त करते हैं बेटे। अब देखो, हीलियम तथा ऑक्सीजन का मिश्रण दमा तथा अन्य सांस की बीमारियों वाले रोगियों के लिए भी प्रयुक्त होता है। किसके लिए? दमे के लिए और अन्य सांस की बीमारियों वाले रोगियों के लिए भी हम इसको प्रयोग कर सकते हैं, हीलियम को और ऑक्सीजन को मिलाकर, दोनों को सांस लेने में, जिससे कि वायु हल्की होती है हीलियम और ये ऑक्सीजन को फेफड़ों में आसानी से ले जा सके। अब देखो, अक्रिय वातावरण उत्पन्न करने में तथा खाद्य पदार्थों के संरक्षण में भी इसका प्रयोग किया जाता है। अब देखिए बेटे, नियॉन। क्या? नियॉन। ध्यान से पढ़ेंगे, नियॉन क्या होती है। निम्न दाब पर नियॉन नली में विद्युत विसर्जन करने पर लाल रंग की दीप्ति उत्पन्न होती है। कैसी? लाल रंग की दीप्ति मतलब चमक उत्पन्न होती है, जिस पर कोहरे का भी कोई प्रभाव नहीं होता। इस गुण के कारण, जब कोहरे का भी कोई प्रभाव नहीं होता, तो इस गुण के कारण इसे नियॉन बल्ब बनाए जाते हैं, जिनका प्रयोग हवाई पट्टियों तथा हवाई अड्डों पर संकेतक के रूप में होता है। किसके रूप में होता है? संकेतक के रूप में, जिससे कि कोहरे में भी हमें दिखते रहे। ठीक है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है। आगे चलते हैं। नियॉन बल्ब सजावट तथा विज्ञापन चिन्हों के रूप में भी प्रयुक्त होता है। ये बेटे पत्तियों नहीं है, ये पट्टियों है। पट्टियों। क्या? पट्टियों। अब देखो, नियॉन बल्ब सजावट तथा विज्ञापन चिन्हों के रूप में भी प्रयुक्त होता है। अब आते हैं आर्गन पर। किस पर? आर्गन पर। आर्गन तथा नाइट्रोजन का मिश्रण विद्युत बल्बों में अक्रिय वातावरण रखने के लिए किया जाता है। किसमें? आर्गन तथा नाइट्रोजन का मिश्रण विद्युत बल्बों में अक्रिय वातावरण रखने के लिए किया जाता है, जिससे तंतु की आयु बढ़ जाती है। तंतु की आयु क्या हो जाती है? इसमें बढ़ जाती है। ठीक है जी, ज्यादा दिनों तक चलता है बल्ब फिर। ठीक है। अब देखो, यह गैस रेडियो वाल्व में भी भरी जाती है। इन गैसों का प्रयोग उपयुक्त है। क्या है भाई? इन गैसों का प्रयोग उपयुक्त है, अच्छा रहता है इनका प्रयोग। ये गैसें विद्युत विसर्जन नलियों में भरी जाती हैं। इनका प्रयोग फोटोग्राफी में भी किया जाता है। एक ही हो गया उपयोग आर्गन का। दूसरा, इसके बाद आते हैं रेडोन। रेडोन क्या है भाई? रेडोन एक रेडियो एक्टिव पदार्थ है। देखो, इसका उपयोग रेडियो एक्टिव शोध कार्य तथा कैंसर के इलाज में भी किया जाता है। इसकी आपने देखा होगा कि कैंसर के इलाज में भी रेडोन का प्रयोग किया जा रहा है आजकल। रेडोन थ्योरी बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? रेडोन थ्योरी एंड थेरेपी, दोनों ही चीजें आप कह सकते हो। समझ में आई बात? तो ये हम क्या करते हैं भाई, कैंसर का उपचार किया जाता है, उसमें इसका प्रयोग किया जाता है रेडोन का, क्योंकि इससे रेडियो एक्टिव किरणें निकलती हैं। क्या निकलती हैं? रेडियो एक्टिव किरणें। तो आज के लिए प्यारे विद्यार्थियों, यहीं तक का कार्य हम करेंगे। आगे की वीडियो बनाएंगे नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट डे। आप लोगों को फिर इसी टाइम इसी समय मिलेंगे। धन्यवाद। खूब मेहनत से अपना कार्य करो। भले ही लोग मुसीबतों के पत्थर आप लोगों के रास्ते में अड़ाएं, लेकिन आप सभी विद्यार्थियों को उन पत्थरों को चीरते हुए, फांदते हुए, कूदते हुए, पार करते हुए चले जाना है। घबराना कतई भी नहीं है, क्योंकि कुछ लोग आप लोगों को पीछे हटाने के लिए भरपूर प्रयास कर रहे हैं। आपको उनको जीतने नहीं देना है। खूब मेहनत करके आपको खुद को जीतना है। धन्यवाद।